नमस्कार दोस्तों, मैं शिशिर चंद्र राय। आज हम सब पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन और आगे जानेंगे कि टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्योंकि जब हम सोर्स की बात करेंगे तो हम पता करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कितने भागों में बांटा गया है और उन तरह के डेटास को हम किस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन की, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये दो भाग में डिवाइड होता है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। यह आपका हुआ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब ये क्या होता है? दोज डेटा दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द रिसर्चर। तो जो रिसर्चर होता है, जो शोधार्थी होता है, ये प्राइमरी डेटा को, जो प्राथमिक स्रोत होते हैं डेटा कलेक्शन के, उनको शोधार्थी स्वयं रिकॉर्ड करता है, स्वयं उनका अवलोकन करता है। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है अवलोकन करना। रिकॉर्डेड आप समझ रहे हैं, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करना मतलब संग्रहण, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या होता है कि दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द फाइनल सोर्स ऑफ डेटा लाइक रिस्पोंडेंट्स बाय अप्रोचिंग देम डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ इसका कि जो रिसर्चर है वो स्वयं इसमें इन्वॉल्व भी होता है और वही उसको कलेक्ट भी करता है, अपने ऑब्जर्वेशन को या फिर अपने डेटा को किससे कलेक्ट करता है? सीधे रिस्पोंडेंट से। मतलब इसमें जो रिलेशन होता है वो किसके किसके बीच में होता है? ऑब्जर्वर और रेस्पोंडेंट के बीच का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक रिस्पोंडेंट जो होता है इससे सीधे इसको कलेक्ट करता है। फिर बात करते हैं कि अब ये इसमें कुछ, हर चीज़ के कुछ अपने कुछ पॉजिटिव साइड्स होते हैं, कुछ अपने नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की बात करें तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो जब आप प्राइमरी सोर्स के डेटा को कलेक्ट करेंगे तो आपको वक्त भी ज़्यादा लगेगा, आपका पैसा भी इसमें ज़्यादा खर्च होगा और आपको इसमें मेहनत और प्रयास भी ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि एज अ रिसर्चर आप स्वयं हर जगह जाएंगे, स्वयं हर जगह समय दे करके डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो आपके प्रयासों से, आपके द्वारा खर्च किए गए पैसों से, आपके द्वारा लगाए गए वक्त और समय से ही आप अपने डेटा को, आप अपने ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि दीज डेटा आर मोर जेन्युइन एंड रिलायबल। ये जो डेटा होते हैं, क्योंकि आप इसमें एज अ रिसर्चर आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, आप डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट से मिल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कलेक्शन होगा ये क्या होगा? मोर जेन्युइन होगा और रिलायबल होगा। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। These can be collected according to the need of a particular research project। इसमें क्या होता है कि मतलब जो आपका रिसर्चर है, अगर आप खुद को एक रिसर्चर की जगह रख करके देखें तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे कि एज अ रिसर्चर आपको पता है कि आपको रिसर्च किस टॉपिक पे करनी है। तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आप उसी से रिलेटेड अपने रिस्पोंडेंट्स खोजेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपका कलेक्शन में काफ़ी हद तक एक ये गुंजाइश हो जाती है, ये एक आसानी हो जाती है। ठीक है, कि आप अपना सिलेक्शन अपने हिसाब से करते हैं, आप स्वयं चुनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की, कि ये क्या होता है। तो दोज डेटा सेट्स दैट हैव बीन कलेक्टेड बाय सम एजेंसीज। तो ये क्या होते हैं कि ये या तो किसी एजेंसीज के थ्रू या फिर किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू ही, ठीक है, ये कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठा कराए जाते हैं। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो होता है वो स्वयं इन्वॉल्व नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो होगा ये स्वयं इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। और जो सेकेंडरी सोर्स है डेटा कलेक्शन का, उसको आप अलग अलग स्रोत से इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बीच का फर्क पता चल गया होगा। आसान शब्दों में और एक लाइन में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स में क्या होता है, रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होता है, जबकि सेकेंडरी सोर्स में वो किसी एजेंसी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मदद से इंफॉर्मेशंस को, या फिर जो भी उसका ऑब्जर्वेशन या फिर उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वो उसे कलेक्ट करता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टेक्निक्स की, कि आइए देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जब हम प्राइमरी सोर्स का जो डेटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो याद रखिए
कि जो प्राइमरी डेटा का कलेक्शन होता है उसको हम 3 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि आप इंटरव्यू कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा तरीका है कि आप ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए पहला तरीका है आपका पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, तीसरा तरीका है क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली। ठीक है, आपको पहले भी एक वीडियो में हमने बता रखा है कि प्रश्नावली क्या होती है, क्वेश्चनायर्स क्या होती हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर से क्वेश्चनायर्स पे ही सिर्फ एक वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए देखिए पर्सनल इंटरव्यूज़ में क्या होता है, अगर हम फर्दर इसको आगे डिवाइड करें तो इसमें भी कुछ सब डिविजन्स आएंगे। तो इसमें क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हम चाहें तो एक पार्ट बना सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रुप इंटरव्यू। ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू। तो ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है इसे समझेंगे। दूसरा फिर हम इसको सेकंड और सब पार्ट में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं होम इंटरव्यू। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे होम इंटरव्यू। ठीक है, हम कई बार रिवीजन इसलिए कर देते हैं जिससे कि आप आसानी से नोट्स बना सकें, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और थर्ड क्या है आपका मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू। सुनने में हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप इसे समझेंगे तो ये काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम पहले इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है ग्रुप इंटरव्यू मतलब कि जब आप समूह में कोई साक्षात्कार लेते हैं। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें रिसर्चर क्या होता है कि वो स्वयं जाता है, फील्ड पे जाता है, बात करता है। ठीक है, अपने लोगों से जिनसे उनको इंटरव्यू करना होता है। और इस डिस्कशन में क्या होता है कि वो लोगों को इन्वॉल्व करता है। कई सारे ग्रुप है तो एक समूह को इन्वॉल्व कर लेगा रिसर्चर, और उस समूह के सामने एक अपना मुद्दा रखेगा जिस पे वो अपनी रिसर्च कर रहा है, और फिर उस ग्रुप से उनके सजेशंस और उनका उसमें डिस्कशन करने के बाद वो क्या सजेशंस दे रहे हैं, क्या कमेंट्स दे रहे हैं, उन चीज़ों को वो नोट डाउन करता है। तो ये होता है आपका ग्रुप इंटरव्यू। जब हम बात करते हैं होम इंटरव्यू की, तो होम इंटरव्यू क्या होता है, होम इंटरव्यू में जो है जो रिसर्चर होता है वो डोर टू डोर जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इसको कहते हैं कि डोर टू डोर इंटरव्यूइंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिसर्चर है उसके पास में एक प्लस पॉइंट एक होता है कि एक पॉजिटिव साइड उसके पास में होती है कि वो अपना ग्रुप खुद से सेलेक्ट कर सकता है, वो अपनी कैटेगरी मतलब श्रेणी सेलेक्ट कर सकता है जाने से पहले। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर रिसर्चर को ये सेलेक्ट करना है कि उसका कोई ऐसा थीम है या उसका कोई ऐसा थेसिस है जिसमें उसको सिर्फ हायर इनकम के जो लोग होते हैं उनके ही बीच में स्टडी करनी है, जिनकी हायर इनकम है, तो वो क्या करेगा, वो लोअर इनकम ग्रुप के पास में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वो उन्हीं लोगों के घरों में जाएगा जिनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, जो हायर इनकम ग्रुप की जो कॉलोनीज होंगी वो वहाँ पे ही जा कर के डोर टू डोर इंटरव्यू करेगा। और इस इंटरव्यू में एक खासियत क्या होती है कि ये इंटरव्यू बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत रिलायबल होता है, इस पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर जो रिसर्चर है वो स्वयं इन्वॉल्व भी होता है, प्लस वो खुद से अपनी कैटेगरीज के हिसाब से चीज़ों का सिलेक्शन किया होता है। फिर थर्ड टॉपिक आता है हमारा मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू का। तो ये क्या होता है, मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, चाहे मूवी के लिए, शॉपिंग के लिए, जिस भी वजह से आप जाते हो, तो कुछ लोग आपको मिल जाते हैं, वो आपसे कहते हैं भैया क्रेडिट कार्ड एक आया है आप देख लो, या फिर वो खास करके आपने देखा होगा वो कहते हैं भैया हॉलीडे पैकेज आया हुआ है आप देख लो, कपल्स के लिए है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा उनके पास में एक ऐसे फॉर्मेट होता है जिसको वो कहते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप इनमें सही गलत या फिर 10 तक मार्क्स होते हैं, उसमें 1 to 10 में आप कुछ भी मार्क्स दे दीजिए, और फिर एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें अगर आपका नाम आता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है मॉल्स में जो इंटरव्यू इस तरीके का होता है, इसको कहते हैं मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो वही लोग इस इंटरव्यू में इन्वॉल्व होंगे जिनका इसमें इंटरेस्ट होगा। मतलब अगर आपको हॉलीडे का आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे होंगे कि आपको हॉलीडे के लिए जाना है, तो ही आप इनकी बात सुन करके इनके फॉर्मेट को देखेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे कि भाई हमें तो जाना ही नहीं है, आपका फॉर्मेट हमारे किसी काम का नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप इस पर्सनल इंटरव्यू के तीनों स्टेप्स को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, हमने पहले भी बताया।
ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो इंटरव्यूअर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ देखता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल, ऑब्जेक्ट एंड occurrence रादर देन आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू में क्या था कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था, वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता होगा और उसके बेस पे उसको कुछ जवाब मिलते होंगे जिससे उसके पास में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप रेस्पोंडेंट से कुछ पूछते नहीं हैं, इवन रेस्पोंडेंट को तो पता भी नहीं चलता है कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो काफ़ी दूर से ही चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने काम की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्जर्वेशनल टेक्निक जो है इसके लिए बहुत स्किल्ड होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या है कि आप बहुत ट्रेंड हो तो ही आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ऑब्जर्वेशन गलत निकल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, शायद आपको याद रहे इसकी वजह से। जब आप अपने एग्जामिनेशंस हॉल में बैठते हैं, आप जब पेपर दे रहे होते हैं अपने सेमेस्टर के, जो भी आपके पेपर्स होते हैं, क्वार्टरली पेपर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हैं तो एक कुछ प्रोफेसर्स का एक ग्रुप आता है, कुछ उसको फ्लाइंग स्क्वाड टाइप का, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो आते हैं क्लासरूम में, सारे बच्चे पेपर्स में लिख रहे होते हैं और उसमें से वो जो कुछ बच्चे वो ऑब्जर्व करते हैं, वो किसी से कुछ पूछते नहीं है कि आपने चीटिंग के लिए कुछ लाया है क्या, चीटिंग मटेरियल है कि नहीं आपके पास, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ क्लास में आते हैं और आपको ऑब्जर्व करते हैं, और जो बच्चा उनको सस्पेक्टेड लगता है, जहाँ पे लगता है कि हाँ ये कुछ उसकी हरकतें जो हैं वो सामान्य नहीं हैं, तो ऐसे बच्चे को फिर वो चेक करते हैं। तो ये होता है उनकी अपने स्किल्ड, उनकी अपनी लेंथ ऑफ सर्विस, उनका अपना नॉलेज, क्योंकि वो इतने समय से बच्चों के बीच में काम कर रहे होते हैं तो उनकी हर एक हरकत से वो वाकिफ़ होते हैं। और ऐसे में आप देखते हैं कि जहाँ पे हॉल में 50-100 बच्चे एक साथ बैठ के एग्जाम्स दे रहे होते हैं, पेपर लिख रहे होते हैं, उसमें से वो 1-2 बच्चों को ही उठाते हैं और उन बच्चों को पकड़ लिया जाता है, उनके पास में कुछ न कुछ इस तरीके के मटेरियल्स मिल जाते हैं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन 2 तरीके में होता है, इसको आप फर्दर 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि प्रत्यक्ष अवलोकन। एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि अप्रत्यक्ष अवलोकन। तो जल्दी से हम लोग इसको समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, और इसमें जो इवैल्यूएशन होता है उसको, उसमें आप क्या होता है कि आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ का ही इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी ग्रुप की सोशियो इकोनॉमिक स्टडी करना चाहें, वहाँ का कि मतलब सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है, आप इससे संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप आसानी से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत है, या फिर इसमें क्या एक मेन एडवांटेज है, अगर हम यहाँ पे कहें तो इसमें द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इफ द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। जो हमने पहले भी बोला है आपसे कि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप किसी की सोशियो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं और उसे पता भी नहीं होता है कि उसकी स्टडी की जा रही है, वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है, उसको ये तक नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, माफ़ करिएगा, इसमें जो पहला था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरा था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप सहभागिता खुद ही करते हैं, आप उसमें सहभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर किसी कम्युनिटी के बीच में जाके खास करके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करता है, और उसका इस्तेमाल करने के लिए उस कम्युनिटी का हिस्सा वो बन जाता है, वो उनके साथ में घुल मिल जाता है और फिर उनका अध्ययन करता है। तो उससे क्या होता है, उस कम्युनिटी के लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई आउटसाइडर है, वो उसे अपना मानते हैं और अपने तरीके से उनके साथ में अपना बिहेवियर, बर्ताव जो भी उन्हें करना होता है करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा क्या है, इसे क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? इसका देखिए फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी एक कम्युनिटी की विशेष की बात करते हैं, खास करके जब हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं, उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, अलग रहन सहन होता है, और वो नहीं पसंद करते हैं कि कोई बाहरी आके उनकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करे। ऐसे में आप उनके साथ जब सहभागिता के साथ आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं वहाँ पे, और तब फिर आप उनके वेलफेयर के लिए अगर कोई स्कीम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उनके कल्याण के लिए अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है। आप उनके साथ मिल जाते हैं पूरी तरीके से, और फिर आप उनके वेलफेयर के लिए एक अच्छी स्कीम बना पाते हैं, क्योंकि आप जब मिलना घुलना मिलना आप शुरू कर देते हैं
तो आपको ये समझ में आता है कि वाकई में इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके आपस की अंदर की समस्याएं क्या हैं, इनकी बाहरी लोगों से समस्याएं क्या हैं,